हेलो एवरीवन। आइए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। अब नेचर से हम क्या कहना चाहते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यूनिटरी है, फेडरल है या क्वासाई फेडरल है। अब इनका मतलब क्या है, आइए इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स थे जैसे बर्च और एप्पलबी, जो कि बहुत रिनोन्ड स्कॉलर्स हैं। उनका ये ओपिनियन था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ट्रूली फेडरल है। यानी यूनिटरी का मतलब ये होता है कि जो सारी पावर्स होते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो एक ही बॉडी में होती हैं, जो सारी टेरिटरी को कंट्रोल करता है। यानी अगर हम ये कहें कि ब्रिटेन एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है या श्रीलंका एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, इसका मतलब ये है कि पूरा श्रीलंका या पूरा ब्रिटेन एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के अंदर है, जो कि पार्लियामेंट है। ठीक इसी तरह जब हम फेडरल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है पावर का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी अथॉरिटीज एक से ज़्यादा है। अब बर्च और एप्पलबी की हमने बात कर ली, जिनका ये मानना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रूली फेडरल है, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, लेकिन इसकी टेंडेंसीज जो हैं वो फेडरल होने की है। यानी है तो यूनिटरी, लेकिन सर्टेन सिचुएशंस में ये फेडरल हो जाता है। यानी कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे पोर्शंस हैं लॉ के जिसमें स्टेट गवर्नमेंट या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो उनके पास पावर्स और अथॉरिटीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके पास हैं। प्रोफेसर केनेथ वेयर का मानना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है। क्वासी या क्वासाई फेडरल का क्या मतलब होता है? किसी भी टर्म के आगे अगर क्वासाई लगता है तो उसका मतलब ये है कि वो कंप्लीट नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट फेडरल है, यानी पूरी तरह से फेडरल नहीं है, नॉट कंप्लीटली। जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर का ये मानना था और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये एक्सप्लेन किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे ये था कि इंटेंशन था कि फेडरल बने, लेकिन उसका सेंटर स्ट्रांग रहे। सेंटर स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पर इमरजेंसी केसेस देख सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस में ये लिखा है कि जब भी इमरजेंसी कोई आएगी तो सारे पावर्स सेंटर के पास चले जाएंगे। यानी कोशिश फेडरल बनाने की थी, लेकिन ऐसा फेडरल बनाना है कि जो सेंटर इतना स्ट्रांग रहे कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अगर आते हैं तो वो सेंटर के पास पावर आ जाए उसको हैंडल करने का। अब केस को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास एसआर बोम्मई केस में, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जो कि 1994 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, लेकिन कुछ उसमें स्ट्राइकिंग यूनिटरी फीचर्स हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फेडरलिज्म को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मान लिया। अब इतनी सारी जो डिबेट है उसके पीछे क्या रीज़न है? डिबेट इसलिए है क्योंकि दुनिया का जो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था यूएस का, वो फेडरल था। यानी इसी को डेटम लाइन मान ली गई और ये माना गया कि इससे अगर कोई भी डेविएशन होता है तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल नहीं मानेंगे। ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे उनका मानना था। हालांकि जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है कि फेडरलिज्म कोई अपने आप में एंड नहीं है। यानी फेडरलिज्म एक कोई इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट नहीं है। इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जिसके कुछ स्ट्राइकिंग फीचर्स हों, कुछ प्रोसेस फॉलो करता है या कोई प्रोसीजर फॉलो करता है,
या उसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हों जिसे वो शो करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर कोई फंक्शनल कॉन्सेप्ट है तो हमें ये इस बात से मतलब है कि जो काम कर रहा है, यानी जो फंक्शंस कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ना कि प्रोसेस या प्रोसीजर। यानी जो मेन आइडिया था फेडरलिज्म का वो ये था कि हमें लोगों का वेलफेयर करना है। यानी सेंट्रलाइज अथॉरिटी जब रहती है, ये सबका मानना है कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी है तो वेलफेयर कम होगा। जो लोकल लेवल की नीड्स है और वो उनकी बेसिक जो प्रॉब्लम्स है, अगर उन्हें अंडरस्टैंड कर पाएंगे तब हम एक बेटर कंट्री बना सकते हैं। इसलिए फेडरलिज्म को एक फंक्शन कॉन्सेप्ट माना गया है लोगों के वेलफेयर के लिए। हालांकि कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है फेडरलिज्म की, लेकिन ये माना जाता है कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन शो करता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या वो स्ट्रक्चर फेडरलिज्म फॉलो करता है। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जैसे कि मैंने बताया कि पावर किसी एक के पास कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जैसे हम देख सकते हैं इंडियन केस में सेंटर के पास कुछ पावर्स हैं, कुछ स्टेट के पास पावर्स हैं। जैसे सेंट्रल लिस्ट में हम देख सकते हैं स्टेट की पावर्स, और उन सब्जेक्ट्स में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है स्टेट लिस्ट में, उस पर लेजिस्लेशन स्टेट बना सकता है। तो ये उनका एरिया ऑफ जुरिडिक्शन है। सिमिलरली सेंटर का है। और कंकरेंट लिस्ट है जो कि ये बताता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे दोनों लॉ बना सकते हैं। तो यानी इंडिया के केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। सिमिलरली सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जब भी कोई हमें कंफ्यूजन होगी तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिफर करेंगे कि कौन सा किसका पावर है, कौन सा किसका एरिया ऑफ जुरिडिक्शन है, कौन सा नहीं है। सिमिलरली तीसरी सिचुएशन ये है, तीसरी कंडीशन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा तभी हम आराम से डिलिनिएट कर पाएंगे पावर्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। चौथा है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड का क्या मतलब होता है, जैसा कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्लास में समझाया है। रिजिड का मतलब ये है कि अगर किसी भी अथॉरिटी के पावर्स को कम किया जा रहा है या किसी भी तरह से उसे अफेक्ट किया जा रहा है तो उसकी मंजूरी जरूरी है, यानी वो रेटिफाई करे इस चीज़ को। इंडिया के केस में मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स अगर किसी भी चीज़ को रेटिफाई करते हैं, ऐसे किसी प्रोविज़न को जो उनके पावर को अफेक्ट करता है, तभी वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे हम समझेंगे कि रिजिड का एग्जैक्ट सही से क्या मीनिंग है, वो आपको समझ में आएगी। फिलहाल जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर कोई भी ऐसा प्रोविज़न है जो उनकी पावर को इफेक्ट करता है स्टेट्स के, तो उनकी रेटिफिकेशन की ज़रूरत है। वो सर्टेन परसेंटेज, यानी अगर टोटल स्टेट्स हैं 20, तो कितने स्टेट्स की मंजूरी चाहिए और किस हिसाब से चाहिए वो बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। सिमिलरली अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, यानी हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए और सुप्रीम होना चाहिए, लेकिन कोई तो अथॉरिटी होगी जो इंटरप्रेट करेगी इस चीज़ को, और वो तभी कर पाएगी जब कोर्ट्स के पास अथॉरिटी होगी। यानी कोर्ट ही वो बॉडी है जो डिसाइड करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कैसे होगा और क्या उसकी मीनिंग है। तो कोर्ट्स जब तक इनके पास अथॉरिटी नहीं रहेगी, ये इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि फेडरलिज्म स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया केस में एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स अगर किसी प्रोविज़न को रेटिफाई करते हैं तभी वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। सिमिलरली कोर्ट्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो भी यहाँ पे मैंने बताया है कि ज़रूरी है, नहीं तो डिवीज़न ऑफ पावर को डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कोई भी एक अथॉरिटी जो है वो सारे पावर्स को अपने पास रखने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पे मैंने बताया है कि कोर्ट्स के पास दो तरह के पावर्स हैं। पहला, जो भी डिस्प्यूट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में उसको रिजॉल्व करेगा कोर्ट, और इंडिया के केस में ये है सुप्रीम कोर्ट। सिमिलरली दूसरा फंक्शन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट है। फाइनल इंटरप्रेटर इज सुप्रीम कोर्ट, यानी उसके जो भी डिसीजन है वो बाइंडिंग रहेंगे सेंटर और स्टेट दोनों पे। अब
जितने भी फेडरलिज्म के हमने 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं ये सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट हैं। हालांकि इनका जो नेचर है वो बाकी कंट्री से थोड़ा सा अलग है। अब वो कैसे अलग है इसको देखते हैं। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बताया कि इंटेंट था फेडरल बनाने का, लेकिन उसका सेंटर थोड़ा सा ऐसा रहे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस को हैंडल कर सके। तो ऐसे कौन कौन से प्रोविज़न है जो एक तरह से फेडरलिज्म, भले ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी ऐसे प्रोविजंस जो एग्जिस्ट करते हैं भले ही इंडिया एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरल स्ट्रक्चर रखता है। पहला, सिंगल सिटीजनशिप, यानी आप सिटीजन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट के नहीं हैं, और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सब पे लागू होता है। यानी भले ही हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सिचुएशन इंडिया में एग्जिस्ट करती है, अनलाइक यूएस जहाँ पे डबल सिटीजनशिप है या ड्यूअल सिटीजनशिप है। सिमिलरली आर्टिकल 3 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें आप स्टेट के नाम को, उसकी बाउंड्रीज को, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं बिना स्टेट की परमिशन के। यानी उनसे उनका ओपिनियन मांगा जाता है, लेकिन ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता है। इस चीज़ को हम आगे देखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। सिमिलरली गवर्नमेंट को अपॉइंट करता है सेंटर, भले ही वो स्टेट का सबसे बड़ा हेड है। सिमिलरली इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये भी सेंटर डिसाइड करता है, जिसमें एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर उस समय एग्जिस्ट नहीं करता देश में जब ये प्रोविज़न लागू हो जाता है। सिमिलरली मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 3 को एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 3 यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि कोई नया स्टेट बनाना हो, किसी भी दो स्टेट को कंबाइन करके, यूनाइट करके या फिर अलग करके, या किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज करना है, उसके एरिया को कम करना है, उसकी बाउंड्रीज को अल्टर करना है, उसका नाम बदलना है, तो ऐसी सिचुएशन में सेंटर के पास पावर होती है कि वो ये कर सकते हैं, भले ही फेडरलिज्म एक तरह से एग्जिस्ट करता है इंडिया में। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। यानी मैंने पहले बताया था शेड्यूल 7 में जो सब्जेक्ट्स हैं, पहला यूनियन लिस्ट है, दूसरा स्टेट लिस्ट है, और तीसरा कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में लॉज सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बनाता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट्स बनाते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर यूनियन ने बनाया तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। लेकिन अब इसकी टेक्निकलिटी को समझते हैं कि कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है, भले ही फेडरलिज्म है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में सेंटर उन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है जो कि उसके लिए जरूरी होता है। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में सेंटर के पास पावर है सब्जेक्ट्स लॉ पे, जो स्टेट्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर। सिमिलरली रेजिड्यूरी पावर है सेंटर के पास लाई करता है। यानी कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो ना कि यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना ही कंकरेंट लिस्ट में है, तो उस पर लॉ बनाने का काम है सेंटर का। ठीक। सिमिलरली ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उनकी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ये सारे जो काम है वो सेंटर करता है, भले ही वो स्टेट्स को सर्व करते हैं। और इन पे कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन वो लेता है सेंटर, स्टेट्स केवल अगर उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं। सिमिलरली जो जजेस हैं स्टेट के, सेंटर उन्हें अपॉइंट करता है। और इसी तरह से अगर हम देखें, जो भी बॉडीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन की हो गई, या कैग ऑफिस हो गई, या फिर फाइनेंस कमीशन हो गया, ये सारे के सारे सेंटर के ही अपॉइंटेड होते हैं और सेंटर ही रिमूव करता है उन्हें। इनमें कोई भी रोल नहीं है स्टेट का। अब आते हैं तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पे, जो है 31A और 31B। 31A ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को, यानी स्टेट लेजिस्लेचर, अगर कोई लॉ बनाता है या कोई लेजिस्लेशन बनाता है कि उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है पब्लिक पर्पस के लिए, तो उसे प्रेसिडेंट का असेंट लेना पड़ेगा। यानी मैंडेटरी है कि प्रेसिडेंट ही असेंट दें, तब वो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, भले ही वो पब्लिक पर्पस के लिए है। ठीक। दूसरा,
कोई भी लॉ अगर स्टेट रखना चाहता है शेड्यूल 7 में, सॉरी शेड्यूल 9 में, शेड्यूल 9 वो शेड्यूल है जिसमें अगर कोई लॉ या कोई भी ऑब्जेक्ट लेजिस्लेशन का रखा जाता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है। वो इसलिए क्योंकि अगर वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है और जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड घोषित कर देते। लेकिन शेड्यूल 9 एक ऐसा शेड्यूल है जो कुछ ऐसे लॉज हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि देश हित में था, ये शेड्यूल 9 लाया गया था। तो स्टेट को अगर कोई ऐसा लॉ रखना है इसमें शेड्यूल 9 में तो होने चाहिए पार्लियामेंट का अग्रीमेंट, यानी पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है कि कौन से स्टेट लॉ को शेड्यूल 9 में रखना है, किसको नहीं रखना है। तो ये सारे जो मैंने चीज़ें बताई, फेडरलिज्म इंडिया में होते हुए भी, फेडरल स्ट्रक्चर होते हुए भी ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे सिंगल सिटीजनशिप वगैरह जो चीज़ मैंने समझाई, जो कि एक तरह से फेडरलिज्म के खिलाफ हैं, फिर भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। ये एक तरह से डिस्टिंक्टिव फीचर है इंडियन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, बाकी कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।